करते हैं। मेरा नाम मधुसूदी है। मैं फॉरबिसगंज अररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। वहां पे मैं एक लोअर मिडिल क्लास में जन्म ली। और मेरे जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे घर में एक छोटा सा किराना दुकान था जिसको मेरे मम्मी पापा चलाया करते थे। और अगर बात करूं अपने एजुकेशन की तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि 6 क्लास के बाद में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम प्राइवेट स्कूल को कंटिन्यू कर सके। और 6 क्लास 5th क्लास के बाद ही लगभग 6 क्लास से हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मैं और मेरे भाई जब सरकारी स्कूल में गए तभी मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि पैसे के कारण ही मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ पाई जिस स्कूल में मुझे पढ़ना चाहिए था, जिस स्कूल में पढ़ने का मेरा मन था। उस टाइम पे भले ही बच्चे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर इतना समझ में आया था कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। और उस टाइम पे सभी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले लोगों ने बस एक ही बात बोले कि मधु, पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमको सच में पैसा कमाना है, अगर तुमको सच में इस वाली जिंदगी से निकलना है, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, एक अच्छा खासा नौकरी करना पड़ेगा, तब तुम इस दुनिया से, इस समझौते वाली जिंदगी से तुम निकल सकती हो। तो मुझे समझ में आ गया था कि पढ़ना होगा। और कहते हैं ना, जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीजें बड़ी हो जाती है, वो चीजें लार्ज हो जाती है। तो वैसा ही हुआ, पढ़ाई पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया। भले ही सरकारी स्कूल में थी, पर स्कूल में हमेशा टॉपर में से एक रही। 10th में अच्छा किया, जिला स्तर पे मुझे सम्मान मिला। 12th में बिहार बोर्ड में टॉप 1% में आई। उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, जे मेंस क्वालिफाई किए, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स क्वालिफाई किए। और उसमें से सबसे अच्छा कॉलेज जो मिल रहा था वो मिल रहा था आइजर कोलकाता। वहां पे आके रिसर्च की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। चूंकि रैंक अच्छी थी तो स्कॉलरशिप मिल गई। और एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो लगता है कि जिंदगी अब सेट है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जिंदगी सेट है। ग्रेजुएशन करूंगी स्कॉलरशिप के माध्यम से, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी स्कॉलरशिप के माध्यम से, और साथ में पीएचडी कर लूंगी, प्रोफेसर बन जाऊंगी, लाइफ पूरा सेट है, साइंटिस्ट बन जाऊंगी, पूरा का पूरा लाइफ सेट है। ऐसी मेरी मानसिकता हो गई थी। और मैं ठीक ठाक जिंदगी में को सोच रही थी किस तरीके से होगा। लेकिन तभी एंट्री होती है मेरे गुरु मोहन प्रसाद सर की। और वो आते हैं और वो समझाते हैं कि मधु, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हें अवसर मिला है तो हमेशा ये कोशिश करो कि तुम अपने से बड़ा काम करो। और उन्होंने आरसीएम प्रोग्राम को दिखाने के लिए कटिहार से वेस्ट बंगाल आए थे और कोलकाता में आके आरसीएम की एनिवर्सरी प्रोग्राम, जो 16वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम हुई थी, वो मुझे दिखाए। उस प्रोग्राम में गई मैं नीचे बैठी हुई थी। उस प्रोग्राम के माहौल को मैं देखी, और माहौल को देखने के बाद वो लड़की जो कभी भी अपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, 12th के टाइम पे कभी भी स्टेज से नीचे नहीं रहती थी, हमेशा स्टेज से ऊपर रहती थी, और उस लड़की को स्टेज के नीचे रख दिया गया था। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मधु, तू स्टेज के नीचे बैठने वाली लड़की नहीं है, तुझे कुछ करना है, ऐसा करना है कि हर स्टेज पे तुम्हारा नाम हो। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं आरसीएम को प्रोफेशनली करियर बनाऊंगी यहाँ पे। और उस दिन मेरा डिसीजन था। और उस माहौल से एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। और उसके बाद से मैंने आरसीएम बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। सीखती गई, जिस चीज को सीखती थी इंप्लीमेंट करती गई, करते 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 रॉयल्टी की पिन हासिल की। 2017 में रॉयल्टी की पिन मेरी आई। और 2017 में रॉयल्टी की पिन और वो जो सेलिब्रेशन हुआ दी रियल डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर के द्वारा हुआ। और रॉयल्टी पिन के बाद और बड़ा मिशन हुआ, और बड़ा जज्बा हुआ कि और बड़ा काम करना है। उसके बाद और अच्छे से काम की। एक सपना था कि कॉलेज खत्म होने से पहले पहले मैं अपना टेक्निकल का पिन करूंगी। और कॉलेज खत्म होने से पहले मैं अपना टेक्निकल का पिन की थी। उसके बाद मैंने पर्ल किया, स्टार पर्ल किया, और लॉकडाउन में स्टार पर्ल तक किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते 2021 दिसंबर में मैं अपना पिन इमरोल्ड की। तो अभी इमरोल्ड के पोजीशन पे हूँ। रेगुलर 6 डिजिट में मेरी इनकम रहती है। और साथ में अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ आइजर कोलकाता से, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मुझे मिलती है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भले ही आज मैं बोलूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन मैं सच में बताती हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी एक लड़की को उठा लिया जाए और उसको आरसीएम सिस्टम में डाल दिया जाए, सही मार्गदर्शन में डाल दिया जाए, तो वो मधुसूदी आराम से बन सकती है। इसमें मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ये हमारे आरसीएम सिस्टम की, हमारी टीसी सर की, हमारे कोर लीडर की और मेरी एलओएस की ताकत है। कोई भी लड़की इतना बड़ा काम कर सकती है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आगे की और बातचीत करने के लिए मैं पीपीटी के माध्यम से सारी की सारी बातचीत करूंगी। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज का ये जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम होगा जो मैं बात की थी कि एक लड़की जिसके घर में सरकारी स्कूल में जाना पड़ा था क्योंकि प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं था, प्राइवेट स्कूल में पे करने के लिए फीस नहीं था, वो लड़की कैसे आरसीएम बिजनेस में इनरोल्ड पे आई और लगभग 6 डिजिट में अपना इनकम ले रही है। अच्छी खासी प्रोफेशन में थी, बट क्यों इसको किया और बीच में कितनी सारी चीजें आई, उसके बारे में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। जब मैं बातचीत की शुरुआत की तो मैं बोली कि आरसीएम बिजनेस में मेरा जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ था एनिवर्सरी प्रोग्राम से।
16वीं एनिवर्सरी में देखी थी, और देखने के बाद मैं डिसीजन की थी कि ये प्रोग्राम देखने के बाद कि मुझे इसमें प्रोफेशनली काम करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सच में आप चाहते हैं कि आप खुद एक बड़ा डिसीजन ले और साथ में आपकी इंटायर टीम में लोग बड़ा डिसीजन ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको माहौल दिखाइए। और ये हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस है कि हमारी 23वीं एनिवर्सरी आ रही है जो 27 नवंबर को आ रही है, और हमारे पास अब लगभग 1 महीने का टाइम भी नहीं है, 1 महीने से कम का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में जितने हमारे कोर लीडर हैं, राइजिंग कोर लीडर्स हैं, जितने इमरोल्ड है, पर्ल है, स्टार पर्ल है, अगर सभी से आप पूछेंगे तो सभी लोग एक ही बातचीत में आपको बोलेंगे कि वो लोग कोई ना कोई बड़े इवेंट या बड़े सेमिनार का प्रोडक्ट है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके टीम में या आप अपने विजन को दुगुना तिगुना कर सके, 5 गुना कर सके, और ये देख सके कि आप अपने जीवन में 5 साल आगे क्या कर सकते हैं, आरसीएम में 5 साल के बाद आपकी क्या विजन हो सकती है, तो इस एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारी अभी कर लीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी की तैयारी लगभग लगभग कर ली है, क्योंकि टिकट बुक हो चुका है, ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है, यूनिवर्सिटी की टिकट बुक हो चुकी है। लेकिन बाई चांस अगर आपने अपनी तैयारी में थोड़ा सा कमजोरी रह गया है, तो अभी भी टाइम है, इसकी तैयारी कीजिए, एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। जिस टाइम पे मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में बैठी थी ना, उस टाइम पे मैंने अपना डिसीजन बनाया था, मैंने अपना डिसीजन किया था। मैं क्या बोली, जब एनिवर्सरी प्रोग्राम में नीचे बैठी थी उस टाइम पे मैं डिसीजन ली थी कि मैं नीचे बैठने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं स्टेज के ऊपर जाने के लिए बनी हूँ, मैं बड़ा काम करने के लिए बनी हूँ, मैं रॉयल्टी इनकम लेने के लिए बनी हूँ, मैं पैसिव इनकम लेने के लिए बनी हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने दोस्त को फोन नहीं किया था, और इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ अपने माता पिताजी को, मैंने उनको भी फोन नहीं किया था, वो डिसीजन मेरा था। और जितने भी यंग लोग बैठे हुए हैं, अक्सर वो लोग कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि मेरे दोस्त नहीं मान रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरे फुआ फूफा नहीं मान रहे, मेरे माता पिताजी नहीं मान रहे, मेरे ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। लेकिन सिंपल सी बात है भैया, आरसीएम का प्लान आपने देखा है, सेमिनार आपने देखा है, एनिवर्सरी प्रोग्राम आप देखे, दिल्ली आप गए हैं, तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। इस भीड़ में मत चलिए कि भीड़ जहां जा रही है वहां पे जाना है। आपका दिल दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी समझ क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। और आज अगर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो कल आपकी जिंदगी में सफलता की जिम्मेवारी कोई और या असफलता की जिम्मेवारी कोई और लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि आरसीएम करने का फैसला ये मेरा था, इट्स माई ओन डिसीजन। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे आरसीएम करना है, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे आरसीएम बिजनेस को सीखना है, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे अपना टेक्निकल पिन करना है, कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे 80,000 90,000 की इनकम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि रुपये की इंपॉर्टेंस मुझे बचपन से देखा गया था। मैं लोअर मिडिल क्लास में थी, कभी किसी को नहीं बोली, माँ बाप को बोली या ना बोली, लेकिन मुझे पता था कि मेरे माता पिताजी संघर्ष कर रहे हैं, और पैसे के लिए संघर्ष करो, और पैसे मुझे कमाना है। तो सबसे पहला चीज, आज ये ठानिए कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। आरसीएम में जब मैं आई थी तो मुझे भी लगता था कि ये काम मेरा नहीं है, मैं तो प्रोफेसर बन जाऊंगी, मैं तो साइंटिस्ट बन जाऊंगी, मुझे तो अभी पढ़ने का पैसा मिल रहा है, जब काम करूंगी तो पैसा कमाऊंगी ही, फिर क्यों करूं इस बिजनेस को। लेकिन मेरी अपलाइन ने एक ही लाइन मुझे बोली थी कि मधु, तुम्हें इस बिजनेस को करना है या बिजनेस को नहीं करना है, लेकिन करना या नहीं करने के डिसीजन से पहले इस बिजनेस के बारे में जानो। क्योंकि तुम्हें करना है तो ये पता होना चाहिए कि तुम इस बिजनेस को क्यों कर रही हो, और अगर नहीं भी करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को तुम्हें क्यों नहीं करना है। कई बार हम लोग अनजाने में या ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये काम मुझे नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं, और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं करना, तो लोगों के पास आंसर नहीं होता सही से। तो मैं आज आप सभी जो भी लोग हैं, कुछ नए साथी होंगे, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आज इस बिजनेस को थोड़ा सा समझिए, इस बिजनेस को समझिए, बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, और सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद में डिसीजन लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना, और करना नहीं है तो क्यों नहीं करना है। तो इस बिजनेस में जब मैं पहले आई थी सीखने के लिए, जब चीजों को सर्च कर रही थी, तो मैं पहले यही सोच रही थी कि क्यों नहीं करना है, लेकिन वो सर्च करते करते मुझे वो कारण मिल गया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। इंडिपेंडेंट होकर मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, और जिस दिन मैं डिसीजन ली, एक चीज मेरे में थी, या तो मैं कोई काम को करूंगी, नहीं करूंगी तो अच्छे से करूंगी। और जब करना स्टार्ट किया, अच्छे से करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, एक चीज समझ में आ गया कि जिस रास्ते पे चल के वत्सर डायमंड गए हैं, जिस रास्ते पे चल के हमारे कोर लीडर सब कोर लीडर बने हैं, बस उस रास्ते पे चल गई तो मैं भी बन जाऊंगी। सिस्टम को फॉलो किया, फॉलो करते 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 आज यहाँ पे आई हूँ।
लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है, आज भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस को कैसे करेंगे, पढ़ाई के साथ कैसे करेंगे, नौकरी के साथ कैसे करेंगे, हम अपने हाउसवाइफ के काम के साथ कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बोले थे। मेरी अपलाइन बोले थे, मधु आज तक तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो और तुमने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें इस आरसीएम बिजनेस को करना है, और क्योंकि तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आरसीएम में आने के बाद भी तुम अच्छी ही स्टूडेंट रहो। क्योंकि तुम्हारे दोस्त का नंबर कम आ जाए तो चलेगा, पर तुम्हारा नंबर कम आ जाए तो सभी लोग यही बोलेंगे कि अच्छा ये लड़की आरसीएम करती है ना इसलिए इसका नंबर कम आ गया, अच्छा ये लड़की आरसीएम करती है ना, बाहर जाती है ना, मीटिंग में जाती है ना, या इसमें टाइम देती है ना, इसलिए ये लड़की का पढ़ाई खराब हो रहा है। तो मेरी अपलाइन बोले थे कि कभी भी तुम्हारे कारण आरसीएम पे आंच नहीं आनी चाहिए, इस चीज को सोच के आरसीएम को करना। और धीरे 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 जब इस बिजनेस को मैं समझना स्टार्ट की, टीसी सर का सेशन स्टार्ट की, कोर लीडर्स की मीटिंग में गई, सेमिनार में गई, और चीजों को अलग अलग किताबों को पढ़ा, सब कुछ करने के बाद बहुत देर से मुझे रियलाइज हुआ। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि अगर अगर आरसीएम में आने के बाद आप अपने पुराने काम में और बेहतर नहीं हुए हैं तो आप आरसीएम को नहीं समझे हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं आरसीएम में आने के पहले जो स्टूडेंट थी और आरसीएम में आने के बाद जो स्टूडेंट हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आरसीएम में मैंने जो सीखा है, जो संस्कार, आचार विचार, काम के प्रति जो जिम्मेवारी है और एक ईमानदारी जो यहाँ पे डेवलप होती है किसी भी काम को लेके, वो आपको आपके हर काम में आपको बेहतर बना देती है, सभी काम में आपको बेहतर बनाती है। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स की जो बेटी हूं, अगर मैं बेहतर बेटी नहीं बनी तो मैं आरसीएम को नहीं समझी हूं, क्योंकि आरसीएम के संस्कार आपको बेहतर बेटी बनाते हैं। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं बनी, इसका मतलब यह है कि मैं आरसीएम को अच्छे से नहीं समझी हूँ। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी सिस्टर, मैं अच्छी दोस्त, मैं अच्छी स्टूडेंट, मैं अच्छी डाउनलाइन, मैं अच्छी अपलाइन नहीं बन पा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आरसीएम को नहीं समझी हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आरसीएम में आने के बाद अगर आप और अच्छा खाना नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आरसीएम के पूरी परिभाषा को हम नहीं समझे हैं, आरसीएम को डीपली हम नहीं समझे हैं। अगर आप कोई नौकरी में हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, अगर आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम के संस्कार में आने के बाद उस काम को और बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। अगर आप कोई ड्राइवर भी हैं, अगर आप कार ड्राइवर हैं और उस कार को अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, एक ईमानदारी से, एक अच्छे से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा कैसे बैलेंस करें, ये कैसे करें। टीसी सर का एक सेशन था, उस सेशन में सर ने बहुत अच्छे से बात किए थे कि आरसीएम में आने के बाद आप जिस काम को पहले कर रहे थे, चाहे कोई भी काम है, उसमें आप बेहतर होने चाहिए। और ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम में आने के बाद पैसा आता है, टाइम फ्रीडम आता है, पैसिव इनकम होता है, ये सब आता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी आरसीएम में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मुझ में आया है वो आया है कि मेरी पर्सनालिटी एक अलग डेवलप हुई है। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी अंदर तक की जो आत्मा है वो एक अलग हुई है, जो आरसीएम में आने से पहले नहीं थी। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी लोगों के प्रति भावना, मेरे टीम के प्रति भावना, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भावना, मेरे दोस्त के प्रति मेरी भावना, मेरे भाई बहन के प्रति जो भावना थी वो अलग है। और ये आरसीएम में सबसे बड़ी चीज मिलती है, इसलिए मैं आरसीएम से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि ये आरसीएम जो है वो आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। संपूर्ण पूरा फुल पैकेज है, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर आपको सब कुछ देखना है तो कभी आप वत्स सर की लाइफ देखिए, अपने परिवार में वो बहुत अच्छे हैं, अपने हेल्थ में देखिए कितने अच्छे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए कितने अच्छे हैं वो, और सभी चीजों में देखिए, सब कुछ में पूरा का पूरा फुल पैकेज है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, हमारे महावीर सर को देखिए, बीसी सर को देखिए, कदम सिंह राठी अंकल को देखिए, सबको देखिए, एक अलग ही है। तो आरसीएम आपको ना संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है, और ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया है, ये जो लगभग 6-7 साल की मेरी जर्नी है, मैं बहुत एंजॉय की हूँ। और वो सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ये जो जीवन जीना सिखाता है, आपको हर काम में बेहतर बनाता है, आपको पूरा संपूर्ण विकास देता है, इस चीज को एंजॉय कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि इंसान तो रास्ते में ही बनता है, मंजिल पे जाके तो अलसाता है।
तो ये हमारी जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो प्रोसेस है, ये हमें बहुत बेहतर बनाती है। इसको जस्ट एंजॉय कीजिए। आरसीएम संपूर्ण जीवन जीने का एक प्रोसेस है, उसको आप एंजॉय कीजिए। तो जब इस बिजनेस में मैं आई थी तो मुझे पैसे का समझ में आया था कि पैसे कमाने हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मुझे मिली। लेकिन आज मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो मैं जब लोगों को प्लान दिखाती हूँ, मेरे से बड़े लोग होते हैं, अच्छी इनकम में होते हैं या ठीक ठाक इनकम में होते हैं, जब मैं उनको प्लान दिखाती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए बिजनेस। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं चाहिए? तो उन बोलते हैं कि देखो मेरा जो था वो तो हो गया, अब बच्चे लोग पढ़े लिखेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने का तो जिम्मेवारी तो अपनी है ना? तो बोलते हैं हाँ अपनी जिम्मेवारी तो है। और मैं उनसे पूछती हूँ कि पता है, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अपने कॉलेज का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं जिस टाइम पे ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी अपने कॉलेज में आइजर कोलकाता में, उस टाइम पे 2015 में जो हमारा फीस था, जो 6 महीने का फीस था, वो लगभग 18,600 समथिंग था। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या परिवर्तन आया है इस कुछ सालों में। 18,600 कुछ फीस था, 6 महीने का जो फीस था 18,600 2015 में, और अभी लास्ट सेमेस्टर जो फीस था वो लगभग 57,872 समथिंग ऐसा था। जरा सोचिए, लगभग 3 टाइम्स। बस इस 5-6 साल के अंतराल में 6 महीने का जो फीस था वो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है। अब सोचिए महंगाई कैसी बढ़ी होगी। जब मैं ये बस फीस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं, मैं मानती हूँ कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे पढ़ने में हैं कि उन्होंने रिसर्च कॉलेज का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, रिसर्च कॉलेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एमबीबीएस उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एम्स में उसको जाना है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जाना है। लेकिन सवाल ये है कि उसका फी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के लायक क्या हमारे पास अभी इनकम है? और ये चीज मुझे ना बहुत खलती है कि अगर हिंदुस्तान में हम लोग अपने बच्चे को सही जगह पे एजुकेशन नहीं दिलवा पाए तो क्या होगा। ये बहुत सारे डेटा है, आप देख सकते हैं कि लगभग 3 गुना आईआईटी का फीस बढ़ा है। अभी पिछले साल मुझे मौका मिला था आईआईटी मुंबई जाने का, और वहां पे जो बच्चे थे, वहां के स्टूडेंट थे, वो रोड पे आ गए थे, वो अनशन कर रहे थे इस बात पे कि फीस को कम करो, कम करो, कम करो। लगभग दिन भर भूखे प्यासे उन्होंने अनशन किया था, वो रोड पे आ गए थे, बहुत नारेबाजी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? नथिंग। कोई नहीं सुना, और फीस वैसा ही रहा। आप देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर पे आपको दिखेगा 2 लाख से बढ़कर 24 लाख हो सकता है आईटी का फीस। आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और आईटी में एडमिशन के लिए उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर आपके पास उसको देने के लिए अगर फी नहीं है तो फिर क्या होगा? और कितने सारे नौजवानों के सपनों को मैं मरते देखी हूं पैसे के कारण। और मैं नहीं चाहती कि आरसीएम के होते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को होते हुए, और कोई मधुसूदी ऐसा हो जो मधुसूदी ये बोले कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा नहीं था। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, हम अपनी जिम्मेवारी को समझे। पैसा बट रहा है, मार्केट में भरा हुआ है, बस उस पैसे को आपको अपने घर कैसे लाना है इसके बारे में आपको समझना है, और उसका सबसे अच्छा सिस्टम आपके पास वो आरसीएम सिस्टम है। अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छा सब कुछ देना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे चाहिए, और उस पैसे को कहां से कमाएंगे, और उसका एक सिस्टम आपको आरसीएम बिजनेस मिल सकता है। मेरे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे पता था कि ठीक है मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी, 2 लाख 2.5 लाख कमा लूंगी, लेकिन जिस टाइम पे मैं 2 लाख 2.5 लाख कमा रही होंगी, उस टाइम पे जो पैसे की डिमांड होगी वो 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की होगी। और जिस टाइम पे मैं 5 लाख कमाऊंगी, उस टाइम पे पैसे की डिमांड 10 लाख होगी। और वैसे भी अगर बात करूं तो उस पैसे को कमाने के लिए मुझे 10 to 5 लगभग घर से बाहर लग के, मम्मी से दूर रह के मुझे काम करना होगा। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि मधु, तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपने पेट में 9 महीने तक रखा था, तुम जॉब में चली जाओगी, क्या तुम अपनी मम्मी के पास 1 महीने रह के उसकी सेवा कर पाओगी? और ये चीज मुझे अपने अंदर तक झकझोर दिया था कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं। हम नौकरी करके भले ही 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, लेकिन बाई चांस मेरी मम्मी को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई बहन को मेरी जरूरत होगी, मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी, तो मैं बोलूंगी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं नौकरी में हूं और मैं पैसे कमा रही हूँ। तो ऐसे पैसे कमा के क्या करेंगे? और ये सभी चीजें दिल में लगती थी, और मुझे लगता था कि ना ना,
84 लाख योनियों के बाद में एक मानव जीवन मिला, एक इंसान बनी, और इंसान में भी सब कुछ मुझे ठीक ठाक मिला है भगवान की मदद दया से। मुझे सब कुछ है, आंख नाक कान सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, और ऐसे लोग जिनके आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग इतिहास रच रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? और ये सभी चीजें अंदर तक, ये सब सवाल है। कभी आप अकेले कमरे में बैठिए और अपने से पूछिए, और ये सब सवाल आपको अंदर तक झकझोर देगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सभी सवाल मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी को अलग तरीके से जीना है, और अलग तरीके से जीना है तो फिर मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया और पैसे कमाने के लिए काम करना स्टार्ट की। लेकिन सबसे पहले चीज थी, वो थी इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले महावीर सर का एक एलडीपी प्रोग्राम हुआ था, और सर बोले थे कि इस बिजनेस में करना क्या है, आपको 2 चीजें सीखनी है बेसिकली। तो मैं सोची थी बस 2 चीजें सीखनी है, लोग तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, 2 चीजें सीखनी है। पहला आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरा लोगों के बारे में, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। हमारा मेन प्रोडक्ट जो है लोगों का है। आप एक टीम बनाते हैं, टीम से टर्नओवर होता है, बिजनेस होता है, और उस बिजनेस से आप यहाँ पे पैसे कमाते हैं। तो आपको लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सीखना है। अब सोचिए, लोगों के बारे में सीखना है, और जब लोगों के बारे में सीखना है तो एक चीज मैंने सीखा है, और एक चीज सतीश पंडित जी की एक टेप है एडिफिकेशन, उसमें 8वें पॉइंट में वो बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का बेसिक स्वभाव कभी भी शासन करने का नहीं होता है, बल्कि शासित होने का होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे कोई गाइड करे, हर कोई चाहता है मेरा मार्गदर्शन करे, हर कोई चाहता है कि मुझे लोग रास्ता दिखाएं, लेकिन कैसे? अपने से योग्य व्यक्ति से। हमेशा, आज मैंने, जब मेरा यूएस का प्रोग्राम था, मैंने बहुत सारे लोगों से आशीर्वाद ली, बहुत सारे लोगों को पर्सनली फोन भी की, मैसेज की कि आपकी आशीर्वाद की आज मुझे जरूरत है। लेकिन मैं किनको मैसेज की हूं? जो मेरे से योग्य थे, जो मेरे से बेहतर हैं, जो मेरे से ऊपर हैं। तो हर व्यक्ति शासित होना चाहता है, मैं खुद शासित होना चाहती हूँ, पर अपने से योग्य व्यक्ति के। अब जरा सोचिए, इस बिजनेस में आप आते हैं, आपका नेटवर्क बनता है, आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, और खासकर आज की जो बातचीत है, मैं ये यूथ से करना चाहती हूँ, जो यंग लड़के और लड़कियां हैं। आपकी उम्र 19 साल है, और 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में एक बैंक के अधिकारी आपकी टीम में आते हैं, एक टीचर आपके आते हैं, एक हाउसवाइफ आते हैं जो आपकी मम्मी की उम्र के हैं, एक रिटायर्ड पर्सन जो आपके दादाजी की उम्र के हैं, वो आपके टीम में आते हैं। और वो सभी लोग आपकी टीम में आते हैं, और वो सभी लोग आपको आपके अपलाइन क्यों मानेंगे? आपको अपने मार्गदर्शक क्यों मानेंगे? क्यों आपको बोलेंगे कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर कैसे बनूं? ये सब कुछ तब होगा जब आप उनसे बेहतर होंगे। और बेहतर का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे एज में, पैसे में, एजुकेशन में नहीं, हम उनसे उस चीज में जो आरसीएम की डिमांड है। आरसीएम को करने के लिए जिन जिन क्वालिटी चाहिए, उन सभी क्वालिटी में हमें बेहतर बनना है। मैं पीएचडी कर रही हूं अभी, जियो फिजिक्स में मैं हूं। जियो फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में भले ही मैं पीएचडी कर रही हूं, पर वो पीएचडी मेरे आरसीएम में कोई काम नहीं आता। आरसीएम में करना तो मुझे वही 21 नियम है, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल, और उसमें मुझे परिपूर्ण होना है, और वो चीज अपने आप को डेवलप करना है। तो ये लोगों का बिजनेस है, और इस बिजनेस में जब मैं आई तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि मुझे खुद को डेवलप करना होगा, और मैंने अपनी मेहनत उस पर लगा दी। मुझे नहीं आता था आरसीएम का प्लान, मुझे नहीं पता था कुछ भी। एनिवर्सरी प्रोग्राम से आई थी, अपलाइन चले गए थे बिहार, फिर से मैं बोली कि सर बिजनेस करना है, कैसे करना होगा? सर बोले थे तुम आओ। मैं कोलकाता से 16 घंटे ट्रैवल करके अपने अपलाइन के पास गई थी, और उनके पास जाके बैठ के उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान बताया था। उन्होंने मुझे 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल बताया था, और कुछ और जानकारियां उन्होंने दी थी। बोले थे मधु यही सब कुछ है, इस पे तुम्हें काम करना है। मैं बोली बस इतना सा करने से हो जाएगा? उन्होंने बोला था कि हाँ। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था, एक चीज मैंने उस दिन डिसीजन लिया था कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, मेरी जो अपलाइन है वो बिहार में रहती है, यानी कि मेरी अपलाइन वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी प्लान दिखाने के लिए, वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी होम मीटिंग करने के लिए, वेस्ट बंगाल से नहीं आएगी 16-16 घंटे ट्रेवल करके ट्रेन से, 16 घंटे बाय ट्रेन में बोल रही हूँ, ट्रेन से नहीं आएगी वो सब कुछ करने के लिए। उस दिन मुझे रियलाइज हो गया था कि इस बिजनेस को मुझे खुद से बिल्ड करना है। इस बिजनेस में जब आते हैं तो आपको बोला जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, लेकिन बात यह है कि बोला तो जाता है, हम अपने नाम के आगे आईबीओ लगा तो देते हैं, पर मानते कितने लोग हैं? इस बिजनेस में मुझे लगता है कि मेरी स्पीड, मेरी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि पहले दिन से मुझे समझ में आ गया था ये बिजनेस मेरा है, मुझे बिल्ड करना है, सब कुछ मुझे करना है। और उस दिन से
होम मीटिंग हो, प्लान हो, 1-to-1 हो, सेमिनार हो, सब जगह सब कुछ मैंने खुद से किया। सीखती गई, करती गई, सीखती गई, करती गई, सीखती गई, करती गई, और करते 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 आज एमरॉल्ड की पोजीशन पे हूँ। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं एआई 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 एआई, और बहुत सारे लोग बोलते हैं एआई से जॉब चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना चाहती हूँ। बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जिस एआई से डर रहे हैं ना, एआई आपकी जॉब नहीं लेगी। एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट रादर पीपल हु नो हाउ टू यूज एआई विल टेक योर जॉब। मतलब क्या है कि एआई कभी भी आपकी नौकरी नहीं छीनती है, लेकिन जो एआई को जानता है कि कैसे हमें उसको यूज करना है, वो जरूर छीन लेंगे। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आप एआई से डरिए मत। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, आप एआई को सीखिए। मैं भी एआई सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कि कैसे काम करता है। मैं ये सीख रही हूँ कि इसको सीख के हम आरसीएम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगी, समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होंगे। जो जो इस परिवर्तन के साथ अपने आप को ढालते जाएंगे, ढालते जाएंगे, ढालते जाएंगे, वो हमेशा शीर्ष मुकाम पे पहुंचते जाएंगे। हाँ, जॉब जाएगी। किनकी जॉब जाएगी? उनकी जो मीडियोकर है, जो बीच वाले हैं, जो एवरेज वाली जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जॉब जाएगी। तो अपने आप को एवरेज से ऊपर लेके आइए। जो भी चीजें आती है, जो भी टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर के आने से नौकरी नहीं गई थी। जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, उस व्यक्ति के कारण से नौकरी गई थी। तो एआई के कारण से जॉब नहीं जाएगी। एआई को जो यूज करना जान जाएगा, उसके कारण से जॉब जाएगी। तो अपने आप को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप एआई को सीखिए, कि ताकि आप अपने काम में और कैसे बेहतर हो सके। हम जितनी जल्दी परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जो लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं कि यार ये काम कैसा है, नहीं है, मतलब वो तय समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे छूट रहे हैं। तो एआई को सीखिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, और देखिए कि आपके बिजनेस को कितना वो बिल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में करना क्या है। मैं आपको बार बार एक चीज बोलना चाहूंगी इस बिजनेस में, और सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी चीज को है, वो ये है कि आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए। हम लोग दिक्कत क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस में आते हैं, और आरसीएम बिजनेस में आके हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। लेकिन जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि हमें ये समझना होगा कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले चीज चाहिए, जिस टाइम पे मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में बैठी थी और बैठने के बाद में मैंने सोची थी कि मुझे इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम चाहिए। वो मेरा गोल बन गया था। और उस टाइम पे जो रॉयल्टी इनकम में इनकम आती थी, वो 20,000 की आती थी, और मेरा गोल बन गया था कि मुझे 20,000 की इनकम चाहिए। और मैं अपने अपलाइन को फोन करके बोली थी कि सर 20,000 की इनकम कैसे कमाना, ये बताइए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें आरसीएम बिजनेस में आज के यूथ ज्वाइन करते हो, उनको पता ही नहीं, उनका गोल ही सेटिंग नहीं होता है कि हमें कब तक 20,000 की इनकम लेनी है। और ये 20,000 की इनकम बहुत क्रिटिकल इनकम है। ये इनकम वो है जो आपकी बाउंड्री को पार करता है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। जितनी जल्दी आप 20,000 की इनकम तक पहुंचते हैं, इसका मतलब ये है कि 20,000 की इनकम मैं मानती हूँ कि आरसीएम करना आप सीख जाते हैं। मैं एक चार्ट यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। हम जो भी लोग हैं ना, आप इस तरीके से अपने आप को सोचिए कि मैं आऊं और आने के बाद 1 साल के अंदर मुझे 20,000 की इनकम चाहिए, 20-25,000 की, मतलब कि 1 साल के अंदर आप डिसीजन लीजिए कि आप स्टार पिन अपना कीजिए। आप अपना स्टार का पिन कीजिए। और मेरी अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि आरसीएम सिस्टम में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पिन अचीवर होते हैं, और एक होते हैं जो लीडर होते हैं। पिन अचीवर वो होते हैं जो एक टीम पे काम करते हैं, और लीडर वो होते हैं जो अपने दोनों टीम पे काम करते हैं। टेक्निकल का जो बिजनेस होता है वो 5 लाख का होता है, और उसके बाद जो है दोनों लेग बैलेंस चलती है। तो क्यों ना कोई नया आदमी अगर हम आता है, तो उनको पहले दिन से हम वो समझा दे कि आपको अपनी दोनों टीम को बैलेंस करके चलना है। और पहले महीने में उनको बताएं कि ज्यादा नहीं, पहले महीने में बस आपको 5,000 का बिजनेस करना है, अपनी दोनों टीम को डेवलप करना है, 5,000 की बिजनेस करना है। पहले महीने में बस 10,000 का बिजनेस होगा। दूसरे महीने में बस उसको थोड़ा सा डबल कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाइए, और दूसरे महीने में आपका बिगनर हो जाना चाहिए। मैंने बहुत इजी बात की है। लेकिन होता क्या है, इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 3-3 महीने तक अपना बिगनर का पिन नहीं निकाल पाते हैं। तो यानी कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। फिर उसके बाद उस बिजनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, 30,000 पे लेके आइए, फिर 40,000 पे लेके आइए, 55,000 पे लेके आइए, और 6 महीने होते होते आप अपना ओपनर क्वालिफाई कीजिए। यानी कि कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी लेने वाले बन गए आप पहले 6 महीने में।
और पहले 6 महीने तक आपने बिजनेस को ठीक ठाक तरीके से सीख लिया, कैसे प्लान देते हैं, कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट का डेमो कैसे करते हैं। जब एसपी वर्मा सर का वेबिनार हुआ था ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया था कि हम प्रोडक्ट को कैसे डेमो करें, कैसे किट बनाए, किस तरीके से क्या करें। आप ये 6 महीने में सब कुछ सीख जाइए, फॉलो अप करना, सब कुछ करना। अब इसके बाद से आप अपने बिजनेस में छोटा छोटा डुप्लीकेशन करवाना स्टार्ट कीजिए। किसी को बिगनर, किसी को स्टार्टर, किसी को ओपनर करवाना स्टार्ट कीजिए। और इस तरीके से फिर 95,000, 1,20,000, और यहां से आपके बिजनेस में थोड़ी थोड़ी कंपाउंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और कंपाउंडिंग आते 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 12वें महीने में आप अपना स्टार का पिन कर लीजिए, 3.5 लाख का बिजनेस आप कर लीजिए। और जब आपका दोनों लोग इस तरीके से लगभग मेंटेन चलेगा, तो आपकी इनकम भी अच्छी आएगी, आपका बिजनेस भी स्टेबल रहेगा, आप एक लीडर भी बन जाएंगे, और साथ में जल्दी से जल्दी आप 8% रॉयल्टी पे आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी टेक्निकल पे आ जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस में वो सारी पोजीशन को आप हासिल करेंगे जो सारी पोजीशन के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी अपना स्टार का पिन क्वालिफाई नहीं करते। और पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कॉपी पेन पे ड्रॉ नहीं करते हैं। मैं अपनी एजुकेशन से एक चीज बहुत अच्छा लेके आई आरसीएम बिजनेस में, वो थी लिखने की कला। मैं अपने कॉलेज में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था ना, तो मुझे एक अवार्ड मिला था बेस्ट नोट बनाने का। नोट्स मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अपने मुंह से तारीफ करती हूँ, पर मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है मुझे। इस बिजनेस में मैं जिस दिन से पहले दिन से आई, 10,000 के बिजनेस से लेके आज मेरा टर्नओवर 50 लाख का होता है। पर महीने 50 लाख का टर्नओवर मैं पूरा पेज पे नीचे से ऊपर तक पूरा ड्रॉ कर देती हूँ। जो जितना अच्छा ड्रॉ करते हैं वो उतना अच्छा बिजनेस को धरातल पे लेके आते हैं। वत्स सर हमेशा बोलते हैं कि आपके जो भी टारगेट हैं, उस टारगेट को हासिल करने से पहले आपको अपने कॉपी पेन पे उस चीज को हासिल कीजिए, और हमेशा 20% एक्स्ट्रा लिख के रखिए, फिर देखिए आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने 1 साल का टारगेट बनाए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो हर एक महीने का टारगेट बनाए हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपना 6 महीने का टारगेट बनाए हैं? और मैं बोलती हूँ कि अगर आप आज इस महीने ज्वाइन किए हैं ना, और आज अगर आप ज्वाइन किए हैं, आज 29 अक्टूबर को ज्वाइन किए हैं, 29 अक्टूबर 2023 को आपने ज्वाइन किया है, आज आप गोल सेटिंग कीजिए, और 29 अक्टूबर 2024 को आपका स्टार का पिन हो जाना चाहिए। जो नवंबर में ज्वाइन करेंगे, नवंबर 2024 में आपका स्टार का पिन होना चाहिए। जिम्मेवारी लीजिए, जिम्मेवारी के साथ काम कीजिए, और उस तरीके से कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। पंडित जी बोलते थे कि आरसीएम में जो असली इनकम है ना, वो 6%, 8% रॉयल्टी की इनकम है। उससे पहले की जो इनकम है सभी की सभी स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप से सेमिनार का टिकट, किताब, टेप, ऑडियो, वीडियो, ये सब में खर्च किया जाता है, ये सभी का टिकट खरीदा जाता है, उससे घर नहीं चलाया जाता है। और ये चीज मेरे जहन में बैठ गई थी। मैं अपने घर में बोलती थी कि मम्मी रॉयल्टी टेक्निकल के बाद का जो इनकम आएगा उस इनकम को घर में दूंगी, उससे पहले जितनी भी इनकम आई मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया, 20,000, 40,000 ऐसे कोर्स लिए। और आज आपको वो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह में टीसी सर आके सिखा रहे हैं, 1 PM में बहुत सारे अलग अलग लीडर आके महिला सशक्तिकरण का सेशन हो रहा है, और अभी 8 PM में यूएस का प्रोग्राम हो रहा है। इतने सारे सेशन है, आके सीखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, अपना गोल बनाइए। और आज के बाद जितने भी साथी हम सभी लोग देख रहे हैं ना, आपका एक ही लक्ष्य लीजिए कि मुझे 1 साल के अंदर आरसीएम में 20 से 25,000 रुपया महीना मिनिमम तो मिनिमम कमाना ही कमाना है। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, अगर आप 1 साल में अपना स्टार का पिन कर लेते हैं ना, और हर महीने अपने दोनों टीम के बिजनेस को, सॉरी हर साल अपनी दोनों टीम के बिजनेस को बस डबल करते जाते हैं। मतलब क्या है, एक महीने में आपने ये 2 लाख का बिजनेस डेवलप किया, एक साइड में 1.5 लाख का बिजनेस डेवलप किया, और पूरा 1 साल मिला के, 12 महीना मिला के बस उस बिजनेस को आपने डबल किया। और अगर ऐसे डबल करते जाते हैं, मतलब क्या है, पहले साल आपने 2 लाख और 1.5 लाख का बिजनेस डेवलप किया, उसके बाद आपने बस डबल किया मतलब क्या, 2 लाख से ज्यादा आपने 4 लाख भी नहीं किए, बस 3.5 लाख किए। मैं यहां पे भी डिस्काउंट कर दी, इस 1.5 लाख से ज्यादा नहीं किए, बस 2 लाख किए। 3.5 लाख को 7 लाख किए, इसे 4 लाख किए। इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि आप स्टार से फिर स्टार गोल्ड के पिन पे आ जाएंगे दूसरे साल में, तीसरे साल में स्टार प्लेटिनम पे आ जाएंगे, चौथे साल में पर्ल पे आ जाएंगे, 5वें साल में स्टार पर्ल पे आएंगे, और 6 साल के अंदर अंदर आप इमरॉल्ड बन जाएंगे। और पता है ये मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूँ आपको ये सारी बातें?
क्योंकि 6 साल में मैंने ऐसे ही एमरॉल्ड की पिन को हासिल किया है। और अगर आप ऐसे ही करते जाते हैं तो बस 15 साल के अंदर में आप स्टार डायमंड की पिन हासिल कर लेते हैं। और बीच में मैं डिस्काउंट भी मारी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल सकती, पर यहां तक तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि यहां तक मैंने किया है। कितना आसान है बिजनेस को करना। पूरे के पूरे साल में आपको बिजनेस को डबल करना है, पूरे साल में। कितना आसान है, कितना इजी है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम इस चीज को लिखते नहीं है। जिस दिन हम लिखने लगेंगे उस दिन हम बहुत बड़ा करने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ यहां तक बातें समझ में आई होगी। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं और ये दो चीज लगातार लगातार करते हैं तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, अपनी डेप्थ को हैंडल कीजिए। कहते हैं जिस वृक्ष के जड़ जो हैं जितना अच्छा रहते हैं उसकी तना उतनी अच्छी होती है। दूसरा होता है स्टार्टअप। और ये दोनों में बैलेंस बनाइए। बस लोगों को लाते गए तब भी ये बिजनेस नहीं चलेगा, और डेप्थ हैंडल नहीं किए तब भी बिजनेस नहीं चलेगा। जितनी अच्छे से इन दोनों चीजों को हम हैंडल करेंगे उतनी जल्दी से अपने बिजनेस में ताकत से हम खड़े रहेंगे, उतनी जल्दी से हम अच्छा करेंगे। 1 मिनट। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। तो ये दो चीज को हम बैलेंस करेंगे। अब आती हूं मैं अपने लास्ट स्लाइड पे। ये लास्ट स्लाइड है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसके बाद का स्लाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस बिजनेस में मुझे लगता है कि अगर हम 3 से 4 घंटे निकालते हैं और 3 से 4 घंटे में ये 4 काम अगर हमने अच्छे से कर लिया तो इस बिजनेस में हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। फर्स्ट वन, सीखना है हमें। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग करना है। तीसरा, फॉलोअप करना है। और चौथा जो चीज है वो है टीम बॉन्डिंग करना है। टीम बॉन्डिंग अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी, लाइफ लाइन से भी। ये चीज जितनी अच्छी से आप करेंगे, ये बिजनेस जो है ना पूरा पूरा रिश्ता बनाने का है। मुझे याद है इस बिजनेस में जब से मैं आई हूं तब से कोई ऐसा 1-2 दिन होगा जिस दिन मैं अपने अपलाइन से बात नहीं की। अगर आप पंडित जी की एक टेप सुनेंगे योर 10%, तो उसमें बोला गया है कि बिजनेस को खरा आप भले ही कर दीजिए, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको आपके अपलाइन का सपोर्ट का जरूरत चाहिए होता है। और अपलाइन का सपोर्ट तब आपको मिलेगा जब अपलाइन से आप बहुत अच्छे कनेक्टेड होंगे। इस बिजनेस में आपको बड़ी पिन दिलाने का काम जो होता है वो आपकी अपलाइन करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये क्या उल्टा बोल रहे हैं। इस चीज को जानने के लिए आप सतीश पंडित जी की योर 10% वाली टेप सुनिए, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। तो टीम बॉन्डिंग लिखिए। और जब भी हम किसी से सीखने के लिए जाएं तो कृतज्ञ होके जाएं, उनके सामने झुक के जाएं। क्योंकि अगर आपको झरने का पानी पीना है तो झुक के जाना पड़ेगा। तो झुक के सीखिए अपलाइन के प्रति। मतलब कि कहते हैं ना सब कुछ अपलाइन है इस बिजनेस में। तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। एक्शन प्लान में आप हमेशा, बहुत जब मेरा पर्ल हुआ था, स्टार पर्ल हुआ था, मेरे पास फोन आता था, लोग बोलते थे कि आपने कैसे किया। मैं बोलती थी बस वही 21 नियम, जिसको एसपी वर्मा से बोलते हैं 786, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। लोग बोलते थे मैडम कुछ और बताइए, मैम कुछ और बताइए। मैं बोलते कि मैं कोई मंत्र नहीं जान रही उस बिजनेस में। ये बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हमें यही करना है। और ये चीज जितनी अच्छे से करते जाएंगे, पर डे करते जाएंगे, उतना बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं। मेरी कामयाबी का सबसे अच्छा राज यही है कि मैं आज तक एक सिंगल डे भी नहीं होगा जिस दिन मैं ये बोलूं कि मैं 6 बेसिक फॉलो नहीं की। हर एक दिन मैं 6 बेसिक, हर एक दिन 8 कोर स्टेप, हर एक दिन 7 कार्डिनल फॉलो करती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं लगातार अपने आप को डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस बिजनेस का सब कुछ सर्वे सर्वा यही है। अब इस बिजनेस में कुछ लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, और यंग लड़कियां जो हैं वो बोलती है इस बिजनेस में बहुत दिक्कत है, करना मुश्किल है, ये है वो है, आप कैसे कर लिए। तो उनके लिए एक छोटा सा स्लाइड है, मैं जो उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगी। और मैं बोलना चाहूंगी ये बिजनेस इस चीज में, चूंकि लोगों का बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर का है, यंग लड़कियां हैं हम लोग, तो कुछ कुछ दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन उस दिक्कतों को अगर हम हैंडल करना सीख जाए ना तो फिर इस बिजनेस में हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो यंग लड़की को क्या दिक्कत होता है, क्योंकि मैं 6 साल
पूरा का पूरा इस चीज को जी हूं, तो मुझे पता है कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो कुछ पॉइंट में रखना चाहूंगी। पहली चीज होती है जो लड़कियां बोलती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी बड़ी दीदी सपोर्ट नहीं कर रही है। जब ये चीजें मैं सुनती हूँ ना, मुझे थोड़ी हल्की सी हंसी आती है, और थोड़ा सा मुझे लगता है जेन्युइन भी है, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे ना, आपको रियलाइज होता जाएगा कि इस दुनिया में सबसे भला कोई सोच रहा है तो वो आपके माँ बाप सोच रहे हैं। तो आपके जो माँ बाप होते हैं वो आपकी भलाई सोचते हैं, वो आपका बुरा ना हो कुछ भी, इसके लिए वो आपको इस चीजों से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। तो हमें अपने माँ बाप से बात करनी है, अपने माता पिताजी से बात करनी है। दिक्कत क्या होती है, अपने माता पिताजी से हम सही से बात नहीं करते। जितनी ज्यादा आप अच्छे से अपने ड्रीम को, अपने इस बिजनेस के विजन को आप उनको अच्छे से बता पाएंगे, सेमिनार का माहौल दिखा पाएंगे, उतना अच्छा से वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहली चीज मुझे लगता है कि माँ बाप भी गलत नहीं है, हमारे माता पिताजी जहां पे है वहां पे सही है। हमें उनको ये बताना है कि बिजनेस क्या है और मेरे क्या सपने हैं। मैं जब भी सेमिनार में अपनी मम्मी को लेके जाती हूँ ना, तो मैं अपनी मम्मी को ऊपर में जब स्टेज पे कुछ हो रहा होता है तो मैं बोलती हूँ मम्मी को, मम्मी मुझे ये वाला चीज चाहिए मम्मी। जब सुजीत सर का सफायर का सेलिब्रेशन हुआ था, एक बहुत बड़ा सा ट्रॉफी मिला था, और वो ट्रॉफी लेके ऐसा था कि एक बस सुजीत सर उठा नहीं पा रहे थे, दो लोग उनको सपोर्ट करे थे उठाने के लिए, और मैं उसको देख के मम्मी को बोली थी कि मम्मी मुझे ये चाहिए मम्मी मुझे। तो मेरी मम्मी को क्या लगा कि हाँ मधु का सपना है, मधु जाना चाहती है वहां पे, मधु वो काम करना चाहती है। तो मम्मी को लगा कि हाँ ये लड़की सीरियस है अपने ड्रीम के प्रति, तो मम्मी ने भी अपनी ताकत लगा दी, मेरे पापा ने अपनी ताकत लगा दी, मेरे भाई बहन ने अपनी ताकत लगा दी। लेकिन क्या मैं वो चीज कम्युनिकेट की कि नहीं की, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे हैं। मैं ऐसी ऐसी फैमिली को देखी हूँ जो कि 15,000 की इनकम होती है पूरी फैमिली की, और वो अपने माँ बाप को 20,000 के मोबाइल के लिए मना लेते हैं। आजकल के टाइम पे 20,000 की इनकम होती है फैमिली की और 70,000 के लैपटॉप के लिए मना लेते हैं। और आज के हिंदुस्तान में जहां पे हम बहुत ज्यादा इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप अपने माता पिता को लव मैरिज के लिए मना पा रहे हो, मोबाइल के लिए मना पा रहे हो, लैपटॉप के लिए मना पा रहे हैं, आश्रम के लिए बस नहीं मना पा रहे हैं, अपनी कामयाबी के लिए बस नहीं मना पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम नहीं करना चाह रहे, खोट अपने में है। ये चीज देखिए, अगर हम जिद पे आ जाए ना तो बड़ी से बड़ी चीजों को हम मना सकते हैं। फिर अपने माता पिताजी मेरे माँ बाप है भाई, बचपन से उनके साथ रही हूं, मैं क्यों नहीं मना सकती हूँ उनको। सवाल अपने पे उठाइए, आपको मनाना है, और ये कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे, लेकिन जिस जिस दिन आपके माता पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि ये बिजनेस में मेरी बेटी का, मेरा बेटे का फ्यूचर है और वो सीरियस है और यहाँ पे अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो एक दिन आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 1 घंटे अगर ट्रेवल करती हूँ ना, करती थी आरसीएम का सामान लाने के लिए, तो मेरी मम्मी 3 घंटे ट्रेवल करती थी, फॉरबिसगंज से लेके कटिहार जाती थी और आरसीएम का सामान लेके आती थी, पीयूसी चलाती थी। मैं 1 घंटे का संघर्ष करती थी, मेरी मम्मी 3 घंटे का संघर्ष करती थी इस बिजनेस में। जिस दिन उनको रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी का फ्यूचर है यहाँ पे, तो लेकिन वो रियलाइज आपको करवाना पड़ेगा, वो एहसास आपको करवाना पड़ेगा। तो एहसास करवाइए, बात कीजिए ना। आप 10 बार बोलेंगे ना तो आपके माता पिताजी 2 बार जरूर आपसे बात करेंगे और समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट लीजिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे अपलाइन हो। मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करते नहीं, हमें सपोर्ट लेना होता है, तो सपोर्ट को लीजिए। दूसरा, जब हम आउट ऑफ स्टेशन काम करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी लड़कियां बोलती है कैसे जाएं, ट्रेवल कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आउट ऑफ स्टेशन वर्क करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो रखिए। ट्रैवलिंग में सेफ जोन में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, ट्रेन का यूज कीजिए। ट्रेन में आईआरसीटीसी ने एक अलग प्रबंध कर रखा है। जब लड़कियां ट्रेवल करती है ना तो फैमिली के साथ उनको दिया जाता है। जब लड़कियां ट्रेवल करती है ना तो उनको जो पुलिस होती है, जो गार्ड होती है वहां पे, उनको स्पेशल बताया जाता है कि इस जगह पे लड़कियां ट्रेवल कर रही है, आपको निगरानी रख रही है। इतना सारा सपोर्ट है, फिर भी हम डरते हैं। आप देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं, वो सारी चीजों को देख के फैमिली का सपोर्ट लीजिए और ट्रेवल कीजिए। और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप ट्रेवल करती है ना तो कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने आप को उस तरीके से कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में झांसी की रानी हुई है जिन्होंने पूरी की पूरी अंग्रेजों के सल्तनत को हिला दिया था, और हम अपने देश के अंदर ट्रेवल करने से डरते हैं क्यों बहन? जिद्दी बनिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए और काम कीजिए। उसके बाद आती है टीम को हैंडल करना। इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूं। अगर हम अपने को योग बना लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लड़की हूं, उम्र में कम हूं, तो मेरे लोग नहीं सुनते हैं। अपने को योग बनाइए।
आज मेरे टीम में, मैं बहुत गर्व से बोलना चाहूंगी, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, 26 स्टेट में मेरी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे, मेरे से पैसे में, एजुकेशन में, सब कुछ में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज वो हमारे टीम में काम करते हैं और बहुत प्रेम भावना से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से डेवलप किया, उनको लगता है कि नहीं इस लड़की ने कुछ किया है, तो अपने आप को योग्य बनाइए। ऑनलाइन काम कीजिए, ऑफलाइन काम कीजिए। कई लोग बस ऑनलाइन के चक्कर में बैठे हुए हैं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, तो भैया ऐसे बिजनेस नहीं होता, दीदी ऐसे बिजनेस नहीं होता। आप बाहर में जाइए, काम कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, उसके फोटो जब आप अपलोड करेंगे ना ऑनलाइन, तब लोगों को लगेगा कि हाँ ये लड़की काम कर रही है, लड़का काम कर रहा है, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बस बैठ के फेसबुक करने से लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए। हम कंफर्ट जोन में बैठ के काम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी संघर्ष, अपना मेहनत खुद करना ही करना होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपनी पर्सनालिटी। इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो मुझे बताया गया था कि मधु तुम लड़की हो और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब तुम स्टेज पे जा रही हो ना, तो बहुत सारे माता पिताजी आए हैं और वो तुमको देख के डिसीजन लेंगे कि उनकी बेटी इस बिजनेस को करे या ना करे, तुम्हारे कंधे पे ये जिम्मेवारी है। तो बिहेव योर सेल्फ। उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी अपलाइन में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत गाइड किया, मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी अपलाइन जो रूबी अचीवर है, रूपम किशोर आंटी, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने बताया कि मधु तुम स्टेज पे जा रही हो तो तुम्हें बिहेव करना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि जहां पे सब लोग खड़े हैं तो तुम्हें कैसे खड़े होना है, तुम्हें किस तरीके से बातचीत करनी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, तुम अगर बैठ रही हो तो जिस चेयर पे बैठ रही हो उसके आसपास तुम्हारा माहौल कैसा है, कैसे तुम बिहेव कर रही हो, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। क्योंकि आपको देख के कई माता पिता, कई भाई बहन ये डिसीजन लेंगे कि उसकी बहन इस बिजनेस को करेगी या नहीं करेगी। तो ये आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कीजिए अच्छे से। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उसके घर वाले तो मना करते ही करते हैं और उसके आसपास के माहौल को भी खराब कर देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, ये सब काम ना करें। हम अपने कंधे पे वो जिम्मेवारी को समझे कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अपने काम को बोलने दीजिए। लेट योर वर्क स्पीक। अपने काम में इतने धुरंधर हो जाइए, इतने अच्छे हो जाइए कि आपके काम को देखकर लोग खुद से आपके साथ आए, जुड़े और आपके साथ बोले कि बताओ कैसे आरसीएम में क्या है जो तुम इतनी बदल गई हो, तुम क्या है जो तुम यहां से यहां तक पहुंच गई हो, मुझे आरसीएम बिजनेस करना है, प्लान दिखाओ। ये वाली चीजें हो, इसके लिए अपने आप पे काम कीजिए, आपके काम को बोलने दीजिए। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मतलब तुम किस दिन सबसे ज्यादा खुश होती हो, किस दिन सबसे ज्यादा खुश होती हो। और अचानक से उन्होंने पूछा और मेरे मुंह से ये जवाब आया, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा अपने आप का यूटिलाइजेशन करती हूँ, अपने समय का यूटिलाइजेशन करती हूँ, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ। क्योंकि एक लेवल के बाद जब आपका बिजनेस पर्ल का होता है तो पर्ल के बाद 5 लाख, 5 लाख के बाद सीधे 10 लाख, 10 लाख का बिजनेस है। अब पिन आने में इतना टाइम है तो आपको कौन सा चीज मोटिवेट करेगी? आपको प्रोसेस में मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको वो काम करने में मन लगना पड़ेगा, ये चीज समझना होगा। ऐसा नहीं कि अब आप पिन के लिए काम नहीं कर सकते। अब आपको किसके लिए काम करना है? धीरे 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 सिस्टम को बिल्ड करने के लिए करना है, धीरे धीरे उस चीज को लेकर करना है। तो खुद को प्रोडक्टिव बनाइए, डेली काम कीजिए, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल को फॉलो कीजिए और आपकी टीम आपको देख के मोटिवेट होती है, आपकी टीम आपको देख के डुप्लीकेट होती है। अगर मैं ओरिजिनल कॉपी हूं, अगर मैं खराब हुई तो मेरा जो जीरोक्स होगा, मेरा जो डुप्लीकेशन होगा वो मेरे से खराब होगा। तो हम कब चाहेंगे डायमंड, कब चाहेंगे रूबी, कब चाहेंगे स्टार रूबी? तो अपने पे काम कीजिए, आप अपने टीम के ओरिजिनल कॉपी हैं। आप अगर चाहते हैं आपकी टीम 4 घंटा काम करे तो आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम 8 घंटा काम करे तो आपको 16 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम हमेशा आपसे थोड़ा कम ही काम करेगी। ये चीज हमें मानना पड़ेगा। प्रोडक्टिव बनाइए, अपने आप को उस तरीके पे लेकर जाइए जहां पे आपको काम करने से खुशी मिले, बुक पढ़ने से सुकून मिले, यूएस के चैनल का मीटिंग अटेंड करने से आप मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, आपके अंदर एक अलग एनर्जी हो, अलग जोश हो, और तब जाके आप बड़े बड़े अचीवर बन जाएंगे और बड़ा सा चीज कर पाएंगे। अभी मैं गामा हीरो के इवेंट में गई थी और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट लास्ट में बताना चाहूंगी। मैं वहां पे थी और इवेंट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैं गेट पे खड़ी हूँ और मेरा सर जो है नीचे है और मैं अपने फोन पे ना ओला बुक कर रही हूँ, ओला उबर में कुछ बुक कर रही थी ताकि मैं मेरी टीम भी थी, मैं भी थी। मधु मैम सॉरी, बस 2 मिनट। ठीक है, क्योंकि 9 बजे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज। हाँ खत्म हो गया, बस 2 मिनट। यस। तो मैं बस ओला उबर बुक कर रही थी और बुक करने के बाद कोई मेरा नाम चिल्ला रहे थे, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सोची छोड़ो कोई बात नहीं है।
और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे किसी ने पीछे से बोला कि वो आपको बुला रही है, और वो आपको बुला रही, मैं ऊपर देखी तो एक बड़ी सी बस थी, और बड़ी सी बस में कुछ लड़की बैठी थी और चिल्ला रही थी कि मधु मैम आपकी फैन हूं मैं। और वो चीज मैं तभी एकदम शांत रह गई, मैं एकदम शांत रह गई कि क्या हुआ ये। और इस चीज के लिए ना वो चीज मुझे दिल कर गई कि नहीं यार, इस तरीके से करना है। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जाकिर खान जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहती हूँ, मेरे दो चार ख्वाब है जिसे मैं आसमां से दूर चाहती हूँ, चाहे जिंदगी भले ही गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहती हूँ, मैं मौत में मशहूर चाहती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जितने भी साथी मेरे पे बहुत ज्यादा, मैं लकी हूँ सिस्टम में, मुझे हर एक कोऑर्डिनेटर का बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।